हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा लीगल लिटरेसी प्रॉपर्टी लॉ सीरीज है, जिसमें हम करीब 10 जजमेंट्स जो कि 2025 के हैं प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड, उन पर डिस्कस करेंगे। इस सीरीज को पूरा देखना फ्रेंड्स, और जब इस सीरीज का सारा जजमेंट 2025 का कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सबको उन सारे जजमेंट्स का पीडीएफ हमारे अराताई के लीगल लिटरेसी चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत नॉलेज लिए हुए है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप कभी भी प्रॉपर्टी सेल किए हैं या प्रॉपर्टी परचेज किए हैं या करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आप एक एग्रीमेंट और कुछ नगद पैसा देते हैं और एक जमीन पे, बड़ी जमीन पे दावा कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ये ऐसे तय करेगा कि ऐसे दावे कानूनी रूप से सही हैं या नहीं है? ठीक है। आज के वीडियो में हम एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। वो है आरबीए एन एस एम आरबीए एनएमएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस जी गुणशेखर का मामला समझेंगे। जिसमें हम ये समझेंगे कि एग्रीमेंट की, किसी भी एग्रीमेंट की सीमा क्या है, पोजेशन की क्या शक्ति है, और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णायक फैसला किस तरह से संपत्ति विवादों को तय करता है। इसमें आरबीए एनएमएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, जो कि 1873 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये एक जो सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे इसका कब्जा था। इस जमीन का बहुत समय से शैक्षणिक और खेल गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा था। 2018 में क्या होता है कि जी गुणशेखर और एक अन्य आदमी ने एक परमानेंट इंजंक्शन के लिए सूट फाइल किया। इनका क्लेम था कि इन्होंने 10 अप्रैल 2018 को एक एग्रीमेंट टू सेल बनाया था किसी और से, और उसको 75 लाख रुपए पेमेंट भी किया था। लेकिन इस इंजंक्शन में जी गुणशेखर और ये जो एक और व्यक्ति थे, उसने असली विक्रेता जो वेंडर थे, जो जिन्होंने उनसे एग्रीमेंट टू सेल किया था, उनको पक्षकार नहीं बनाया था। अब आरबीएएनएमएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने इसका जवाब दिया कि प्लेंटिफ का यहाँ कोई कानूनी अधिकार बनता ही नहीं। कैसे नहीं बनता है? उनका क्या तर्क था? उनका तर्क ये था कि बिना पोजेशन के और बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के, दो चीजें हैं, पोजेशन भी नहीं है, रजिस्टर्ड सेल डीड भी नहीं है, आपके पास है क्या? सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है। तो इससे आपको संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने ऑर्डर 8 रूल 11 के तहत प्लेंट को खारिज करने का आवेदन दिया। ठीक है। प्रारंभ में ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय ने इसे कायम रखा, जिसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो सवाल थे। दो सवाल ये थे कि क्या केवल एग्रीमेंट टू सेल पर आधारित प्लेंट, जिसमें कि जो असली वेंडर है, जिसने जमीन बेचा है या एग्रीमेंट बनवाया है, वो पक्षकार है ही नहीं, और कोई रजिस्टर्ड सेल डीड भी नहीं है, तो ये वैध कॉज ऑफ एक्शन को दर्शाता है, यहाँ कोई केस बनता भी है? दूसरा क्वेश्चन था कि क्या यह प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 डी के तहत कानून द्वारा अवैध है? ये दो चीजें सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करनी थी। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, जिसमें हमने ये बात किया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 डी ये क्या कहता है। इसका टेक्स्ट आप देखते हैं, तो टेक्स्ट लिखता है कि द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। डी है where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law। अगर जो सूट स्टेटमेंट में है वो किसी भी कानून के द्वारा बार किया गया है, तो सूट जो है, प्लेंट है, तुरंत वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना निर्णय दिया, क्या विश्लेषण किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दो इंपॉर्टेंट सेक्शन का जिक्र किया। पहला सेक्शन का जिक्र किया जो था सेक्शन 54। सेक्शन 54 कहता है कि केवल एग्रीमेंट टू सेल जो है वो संपत्ति का कोई अधिकार नहीं देता है।
इसका टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो लिखता है कि अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड्स कैन बी मेड ओनली बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कोई ट्रांसफर ऑनरशिप को नहीं करता, ऑनरशिप का कोई ट्रांसफर नहीं करता है। अब दूसरा जो देखा सेक्शन 53 ए, सेक्शन 53 ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये कहता है कि केवल वह ट्रांसफर ही सुरक्षित रहता है जो एग्रीमेंट के तहत पोजेशन में हो, तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं। ठीक है, अब ट्रांसफरी अगर आप हैं तो एग्रीमेंट आपको किया है आपने और पोजेशन में भी हैं, तो आप उसके अगेंस्ट सुरक्षित हैं जिसने आपको ट्रांसफर किया है। ठीक है, किसी तीसरे पक्ष के अगेंस्ट नहीं। अब तीसरा पक्ष इसमें कौन है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो जो था ये तीसरा पक्ष था। इन्होंने ना तो एग्रीमेंट में मतलब एग्रीमेंट जो था उसमें ना ही ये सेलर थे और ना ही बायर थे। ठीक है, सेक्शन 53 ए का जो टेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि उत्तरदाता ना तो पोजेशन में थे और ना ही विक्रेता पक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा 75 लाख रुपए का जो नगद भुगतान हुआ था वो सेक्शन 269 एसटी इनकम टैक्स एक्ट के तहत अवैध था। अब ये आप देख सकते हैं जो सेक्शन 269 एसटी ऑफ इनकम टैक्स है ये बार करता है कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन में या एक बार में 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि क्लेवर ड्राफ्टिंग के जरिए झूठे प्रॉपर्टी क्लेम बनाए नहीं जा सकते हैं। बहुत ज्यादा आपने ड्राफ्टिंग कर दिया, किसी वकील ने काफी कुछ लिख दिया और चालाकी कर दिया अपने ड्राफ्टिंग में, इससे प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं बनता है। और प्लेंटिफ को जो प्लेंट फाइल किया था उसको फ्राइवलस और जुडिशियल प्रोसेस के दुरुपयोग के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने देखा। अब फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया। अब फाइनल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा ये आप इससे समझ गए होंगे। निर्णय सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर दिया और ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। प्लेंट को ऑर्डर 7 रूल 11A और 11D के तहत खारिज कर दिया। 11D तो हम देख चुके हैं सीपीसी का, अब 11A थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दे रहा है कि द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। वहां था कि किसी भी कानून द्वारा बार हो डी में तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बार भी था क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल ट्रांसफर ऑनरशिप नहीं करता है। दूसरा है ये कि कोई कॉज ऑफ एक्शन अगर नहीं बन रहा है तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ कॉज ऑफ एक्शन बन ही नहीं रहा है, आप यहाँ आपका लोकस स्टैंडी ही नहीं है कि आप केस फाइल कर सकें। ठीक है, कोर्ट ने साथ में ये भी निर्देश दिया इस केस में कि 2 लाख से अधिक नगद लेन देन की जो भी रिपोर्ट है वो आयकर विभाग को हमेशा दी जाए ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अब इसमें कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें जो हमको जानने को मिलती है इस जजमेंट से फ्रेंड्स, कि सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल से किसी भी प्रॉपर्टी का आपको राइट नहीं मिलता है। उसके लिए पोजेशन और रजिस्ट्रेशन दो चीजें बहुत जरूरी है। अदालत जो है फ्रॉड या अधूरी दांव पर आधारित मुकदमे स्वीकार नहीं करता है। और जो आप कैश पेमेंट करते हैं तो उसमें जो रूल्स बने हुए हैं, जो नियम है, रेगुलेशंस हैं, उनका फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, और जो कोर्ट है वो जो वैलिड लीगल प्रॉपर्टी ऑनर है उनको डिफेंड करती है और एग्रीमेंट का दुरुपयोग करने से रोकती है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ कागज और कैश पेमेंट के आधार पर अगर जमीन का दावा आप करते हैं या कोई आपके सामने करता है तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट हमेशा आपकी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये केस स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।